वेलकम टू सिंप्लीफाइड। सो इस प्लेलिस्ट में हम लोग लेबर लॉ की एमसीक्यू सीरीज़ कवर कर रहे हैं। सो दिस वीडियो वी विल कवर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एमसीक्यूज। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Question number one. Under the Industrial Dispute Act, compensation in case of retrenchment must be paid at what minimum rate? सो पहली बात ये है कि रिट्रेंचमेंट के केस में कितना कंपनसेशन देना होता है, ठीक है, एम्प्लॉयर को। रिट्रेंचमेंट मतलब क्या होता है कि जब भी कोई एम्प्लॉयर किसी वर्कमैन को नौकरी से निकाल देता है, ठीक है, परमानेंट लॉस होता है नौकरी का, उसको नौकरी से निकाल देता है परमानेंटली। लेकिन क्यों? लाइक फैक्ट्री में डिमांड कम हो गई है तो कुछ लोगों को हटा दिया, ठीक है, तो रिट्रेंचमेंट हुआ। कॉस्ट कटिंग कर ली उसने, ठीक है, पैसा बचाया, प्रॉफिट अपना बचाने के लिए उसने कॉस्ट कटिंग कर ली, सो वो भी रिट्रेंचमेंट में आएगा, ठीक है। कुछ ऑटोमेटिक मशीन्स लग गई और उसकी वजह से मैनुअल काम जो है इंडस्ट्री में वो कम हो गया है फैक्ट्री में, तो वो भी रिट्रेंचमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। लाइक किसी को पनिशमेंट और टर्मिनेशन ड्यू टू इल हेल्थ और सुपर एन्यूएशन, ये सारे जो रीजंस हैं, इनके अलावा अगर तुम किसी को निकाल रहे हो तो रिट्रेंचमेंट के केस में आएगा। और इस एक्ट में बोला गया है कि उसके लिए कंपनसेशन देना कंपलसरी है, जिसको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कहते हैं। समझ में आ गया? सो वो जो कंपनसेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या है? इट्स 15 डेज एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। मान लो अगर 3 इयर्स काम किया है और उसके बाद एम्प्लॉयर ने किसी वर्कर को रिट्रेंच कर दिया, रिट्रेंचमेंट कर दिया, ठीक है, नौकरी से निकाल दिया, सो उस केस में उसका फॉर्मूला, उसकी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कैसे बनेगा? लाइक उसकी जो एवरेज वेज होगी ना, डिवाइडेड बाय 30 इंटू 15, ठीक है ना, बिकॉज 15 डेज का कंपनसेशन मिलेगा, तो महीने की सैलरी डिवाइडेड बाय 30, एक दिन की सैलरी आ जाएगी इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। लाइक इसमें इस केस में 3 इयर्स की सर्विस है, सो नंबर ऑफ ईयर्स विल बी 3। ऑलराइट, सो ये होता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। सो ये द एक्ट मैंडेट्स दैट अ वर्कमैन हु इज रिट्रेंच इज इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन इक्विवेलेंट टू 15 डेज एवरेज पे। सो ये फॉर्मूला याद करना, 15 डेज एवरेज पे उसको मिलेगी, ऑलराइट, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। Question number 2. When a layoff occurs, compensation is payable at what rate for the period of layoff? देखो, layoff और retrenchment, ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी होंगी। ये दोनों एम्प्लॉयर के द्वारा की जाती है। रिट्रेंचमेंट क्या होता है? परमानेंट लॉस होता है जॉब का। बट जो ले ऑफ होता है ये ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, लाइक शॉर्टेज ऑफ पावर, है ना, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, या कोई नेचुरल कैलामिटी, या फिर ड्यू टू एनी रीज़न अगर एम्प्लॉयर कुछ टाइम के लिए वर्कमैन को छुट्टी दे देता है, उसको ले ऑफ कहते हैं। सो ये क्या होता है? टेम्परेरी लॉस होता है वर्क का, ऑलराइट। एंड रिट्रेंचमेंट में परमानेंटली उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। सो ले ऑफ इज टेम्परेरी, रिट्रेंचमेंट इज परमानेंट। सो जब भी कोई ले ऑफ होगा, कंपनसेशन इज पेएबल एट व्हाट रेट फॉर द पीरियड ऑफ ले ऑफ। सो ये बोला गया है कि जो ले ऑफ होगा ना, अगर कोई भी जो एम्प्लॉयर है वो किसी वर्कमैन को ले ऑफ देता है, ठीक है, सो उस केस में उसको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। परमानेंट रिट्रेंचमेंट जो परमानेंट वाला होगा उसके लिए तो हमने ऊपर पढ़ लिया है, 15 डेज एवरेज पे फॉर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, ऑलराइट। बट जो ले ऑफ होगा उसके लिए क्या होता है? हाफ ऑफ टोटल बेसिक सैलरी एंड डीएनएस अलाउंस, ऑलराइट। लाइक 50% ऑफ वेजेस विल बी पेएबल इन केस ऑफ ले ऑफ। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यही है, ड्यूरिंग ले ऑफ अ वर्कमैन is entitled to 50% of total basic wage and DNL allowance for all days layoff except weekly holidays, alright। और इसमें एक और रूल होता है कि ये 45 डेज तक ही मिलता है ले ऑफ भी, ऑलराइट। लाइक 45 डेज तक ही ले ऑफ मिलेगा, उसके बाद भी मिलता है, लेकिन वो तभी मिलेगा ले ऑफ का जो पैसा है, मतलब उन 45 डेज के बाद का जो पैसा है वो एम्प्लॉयर तभी देगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो। लाइक जब वो ले ऑफ कर रहा है ना, तो उस टाइम पे जो नोटिफिकेशन है या फिर जो भी एग्रीमेंट है उसमें अगर वो चीज़ मैंशनड है कि 45 डेज़ के बाद भी वो देगा, तभी वो मिलेगा, है ना। क्योंकि ये इसलिए बनाया गया है ताकि एम्प्लॉयर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर ना हो। अ रिट्रेंच वर्कमैन मस्ट बी गिवन हाउ मेनी डेज नोटिस और वेजेस इन लिeu देयर ऑफ बिफोर रिट्रेंचमेंट, ठीक है। लाइक अगर किसी वर्कमैन को कोई एम्प्लॉयर निकाल रहा है ना, रिट्रेंच कर रहा है ना, नौकरी से निकाल रहा है बिना किसी ऑब्वियस रीजंस के, सो उसको कितने टाइम का नोटिस देना पड़ेगा? ये 1 मंथ का नोटिस होता है। या तो वो 1 मंथ का नोटिस दे दे एम्प्लॉयर वर्कमैन को, या फिर वो 1 मंथ की सैलरी दे दे, ऑलराइट।
So the act provides that 1 month's notice in writing stating reasons for retrenchment or wages in lieu thereof must be given to workman before retrenchment. Alright, समझ में आ गया ना, 1 मंथ का नोटिस देना या फिर सैलरी दे दे, बात एक ही है. If a workman is laid off for more than 45 days during a year, further compensation is payable only if, ये हमने ऊपर कवर किया था ना कि ले ऑफ अगर 45 डेज़ का है तो 50% ऑफ सैलरी देनी पड़ेगी. बट अगर 45 डेज़ के बाद 45 डेज से ज़्यादा अगर ले ऑफ हो रहा है तो वहाँ पे कंपनसेशन तभी दिया जाएगा when there is an agreement between employer and workman. Alright. So beyond 45 days in a year, layoff compensation is payable only if an agreement exists between the employer and the workman. तो इससे क्या होना, ये क्यों है ऐसा? बिकॉज इट प्रिवेंट्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑन एम्प्लॉयर्स, ऑलराइट, ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड नॉन ऑपरेशन पीरियड्स. If an undertaking is closed, workmen are entitled to compensation as if they were retrenched, except when closure is due to. ऑलराइट, जब कोई फैक्ट्री है वो क्लोज हो गई है, ठीक है, सो वर्कमैन को कंपनसेशन दिया जाएगा. लाइक किस तरीके से? लाइक जैसे उनको रिट्रेंचमेंट होता है ना, रिट्रेंचमेंट जब दिया जाता है तो क्या होता है कि सारे वर्कर्स को तो निकाला नहीं जाता, कुछ ही लोगों को निकाला जाता है. लेकिन जब फैक्ट्री क्लोज हो गई है तो सारे के सारे वर्कमेंस को निकाल दिया है. सो उनको रिट्रेंचमेंट का जो कंपनसेशन वाला फॉर्मूला है ना, उसी तरीके से कंपनसेशन दिया जाएगा. कब? व्हेन क्लोजर इज ड्यू टू. द राइट आंसर इज नेचुरल कैलामिटी, बिकॉज ये तो एम्प्लॉयर के हाथ में भी नहीं था ना. लाइक वेयर क्लोजर इज ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज, वो सर्कमस्टेंसेज जो एम्प्लॉयर भी कंट्रोल नहीं कर सकता था, अगर उसकी वजह से वो होता है ना, कोई अंडरटेकिंग अगर क्लोज होती है सो वर्कमैन आर इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन. ऑलराइट, लेकिन जब नेचुरल कैलेमिटी में होता है तो उस केस में वो कंपनसेशन देने के लिए बाध्य नहीं होता है एम्प्लॉयर. ऑलराइट, compensation is limited to average pay of 3 months only. अगर देखो दो केसेस हैं, ठीक है, रिट्रेंचमेंट के दो केसेस हैं, आप समझ में आ रहा है ना. उस वाले केसेस में तो पहले वाले में तो हमने क्या पढ़ा था कि 15 डेज एवरेज पे फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, जितनी भी ऐसी कंटिन्यूस सर्विस है, ठीक है, ये तो नॉर्मल रिट्रेंचमेंट है. अब मान लो यार कभी फैक्ट्री क्लोज हो गई कोई नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, लाइक भूकंप आया और पूरी की पूरी फैक्ट्री गिर गई, तो उस केस में जो जितने भी वर्कमैन है ना उनको कंपनसेशन दिया जाएगा. लाइक नेचुरल कैलेमिटी है, कंपनसेशन दिया जाएगा, बट अबव रेट से नहीं दिया जाएगा. 15 डेज एवरेज पे फॉर नंबर ऑफ ईयर्स नहीं, ओनली 3 मंथ्स का 3 मंथ्स एवरेज पे. समझ में आ रहा है? व्हेन क्लोजर इज ड्यू टू unavoidable circumstances then it is limited to only average pay of 3 months, average pay of 3 months. ऑलराइट, समझ में आ गया? यही है बस. इसके लिए जो कंटिन्यूस सर्विस है 1 ईयर कंटिन्यूस सर्विसेज रिक्वायर्ड. ऑलराइट, किसी को भी अगर रिट्रेंचमेंट देना है ना, चाहे वो नेचुरल कैलामिटी लाइक अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से हो या फिर नॉर्मल रिट्रेंचमेंट हो, सो 1 ईयर की कंटिन्यूस सर्विस एलिजिबिलिटी के लिए ज़रूरी है ना, तभी वो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के लिए मान्य है. A continuous service of 240 days in the preceding 12 months is treated as how many service for computation of benefits. ठीक है ना, जो कंटिन्यूस सर्विस बोला गया ना कि कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, लाइक नंबर ऑफ ईयर्स जो हम इंटू करते हैं, सो 240 डेज होनी चाहिए, ठीक है, लास्ट 12 मंथ्स में. अगर 240 दिन से ज़्यादा उसने काम किया है तो वो उसकी कंटिन्यूस सर्विस मानी जाएगी. तो कितने साल का माना जाएगा 240? 1 full year. Like if a workman has actually worked for 240 days or more in the preceding 12 months, it is deemed continuous service for 1 full year. Which category of worker is not entitled to layoff compensation? So layoff compensation के लिए कौन लोग एलिजिबल नहीं है? The बदली वर्कर who has not completed 1 year. ठीक है, इट्स वेरी ऑब्वियस. जो बदली वर्कर्स हैं वो लोग ले ऑफ कंपनसेशन के लिए एलिजिबल नहीं है इफ़ दे हैड नॉट कंप्लीटेड 1 ईयर. बिकॉज बोल दिया ना, कंपनसेशन ले ऑफ कंपनसेशन के लिए या फिर कोई भी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के लिए क्या होना चाहिए? 1 ईयर की सर्विस इंपॉर्टेंट है. So a badli or casual workman who has not completed 1 year of continuous service. 1 year of continuous service का मतलब क्या है? More than 240 working days. If a workman is retrenched and re-employed within 1 year, the employer must, समझ रहे हो, लाइक एम्प्लॉयर ने किसी वर्कमैन को रिटेंच कर दिया, ठीक है, उसको नौकरी से निकाल दिया और 1 साल के अंदर अंदर ही उसको वापस नौकरी में रख दिया. अब उसे जब नौकरी से निकाला होगा तो उसने रिटेंचमेंट कंपनसेशन दिया होगा वर्कमैन को, और उसने 1 साल के अंदर उसको रख लिया तो उसका तो नुकसान हो गया ना. तो उस केस में क्या होगा? ही विल एडजस्ट प्रीवियस कंपनसेशन पेड. ऑलराइट,
इफ अ वर्कमैन इज री एम्प्लॉयड विद इन 1 ईयर, द एम्प्लॉयर कैन एडजस्ट द अर्लियर रिटेंचमेंट कंपनसेशन, जो उसने कंपनसेशन दिया हुआ है रिटेंचमेंट वो एडजस्ट कर लेगा, यानी आने वाली जो वेजेस वो उसको देगा उसमें से काट लेगा। कंटिन्यूस सर्विस इंक्लूड इंटरप्शंस कॉज्ड बाय वॉलंटरी एब्सेंस विदाउट परमिशन, strike not illegal under the act, dismissal for misconduct or suspension not justified। like कंटिन्यूस सर्विस जो बोली गई है ना कि 240 वर्किंग डे से ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसी को कंटिन्यूस सर्विस मानी जाएगी फॉर 1 ईयर। इसमें कौन से इंटरप्शंस इंक्लूडेड हैं, है ना? सो वो है स्ट्राइक नॉट इलीगल अंडर दिस एक्ट। अगर कोई लीगल स्ट्राइक है ना, सो वो इसमें इंक्लूडेड रहेगी। अगर 5 दिन की लीगल स्ट्राइक है तो वो 5 डेज 240 डेज का जो क्राइटेरिया है इसमें इंक्लूडेड होगा। So continuous service includes interruptions due to strike like legal strikes, lockout, cessation of work not due to fault of workmen. All right. All right. Next question. Retrenchment does not include termination of service due to ill health, closure of establishment, punishment for misconduct or all of the above. All right. So retrenchment जो है ना वो इनमें से क्या इंक्लूड नहीं करता। लाइक टर्मिनेशन ऑफ सर्विस तो है बट नॉट ड्यू टू ऑल ऑफ दी अबव, लाइक ड्यू टू इल हेल्थ, कोई एस्टैब्लिशमेंट अगर क्लोज होती है या फिर कोई पनिशमेंट, कोई गलती उसने करी है वो पनिशमेंट, इन तीनों के तहत, इन तीनों की वजह से अगर किसी वर्कमैन को नौकरी से निकाला जाता है ना, सो उसको हम रिटेंचमेंट नहीं बोलेंगे। ऑलराइट, सो समझ में आ गया ना? तो रिटेंचमेंट इट एक्सक्लूड्स टर्मिनेशन ड्यू टू डिसिप्लिनरी पनिशमेंट। ठीक है, किसी का अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट है, लाइक उसने खुद बोला कि मुझे जॉब छोड़नी है, या फिर किसी का सुपर एनुवेशन। सुपर एनुवेशन मतलब कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था ना कंपनी के साथ वो पूरा हो गया है। नॉर्मली आप देखोगे 58 ईयर्स की एज होती है सुपर एनुवेशन की, है ना, कहीं कहीं 60 ईयर्स। सो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हाँ ये 60 ईयर्स तक एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, तो उसके बाद उसका क्या सुपर एनुवेशन हो गया। लाइक नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट था पूरा हो गया, उसके बाद रिन्यू नहीं हुआ, या फिर इल हेल्थ। अगर इनकी वजह से किसी को नौकरी से निकाला हुआ है, सो उसको हम रिटेंचमेंट नहीं बोलेंगे। रिटेंचमेंट नहीं बोलेंगे मतलब उसको वो रिटेंचमेंट कंपनसेशन उनको नहीं मिलेगा, जो कितना होता है 15 डेज ऑफ एवरेज सैलरी फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। ऑलराइट, कंटिन्यूअस सर्विस। और ये नंबर ऑफ ईयर्स जो बोल रहे हैं इसमें ये कंटिन्यूअस सर्विस का मतलब है। ठीक है, नंबर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस कैसे, नंबर लाइक 240 डेज से ज़्यादा जो काम किया हुआ है वही ईयर्स काउंट होंगे। An employer retrenches a workman after serving 1 month notice and paying compensation, but fails to inform the appropriate government. What is the legal impact of? बोले था ना रिटेंचमेंट का मतलब क्या कि 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, वर्कमैन को। ठीक है, और उसके बाद उसको रिटेंचमेंट कंपनसेशन देना पड़ेगा। इससे दोनों काम एम्प्लॉयर ने किया। लेकिन एक और चीज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना उसको नोटिफाई करना होता है कि हाँ मैं इतने लोगों को रिटेंच कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो करना वो भूल गया, तो इसका क्या मतलब है, क्या इफेक्ट होगा उसका? रिटेंचमेंट रिमेन्स वैलिड तो है, बट एम्प्लॉयर कमिट्स अ प्रोसीजरल इरेगुलरिटी। हाँ, एक जो प्रोसीजर है उसको उसने फॉलो नहीं किया, वो बाद में उसको पूरा कर सकता है। द एक्ट रिक्वायर्स दैट नोटिस ऑफ रिटेंचमेंट बी सर्व टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और स्पेसिफाइड अथॉरिटी। ठीक है, वो नोटिस देना पड़ेगा। ये प्रोसीजरल है, कोई सब्सटेंटिव कंडीशन नहीं है। सो रिटेंचमेंट तो वैलिड रहेगा, बट द एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर पेनल्टी फॉर प्रोसीजरल डिफॉल्ट। सो इस डिफॉल्ट के लिए वो पेनल्टी के लिए हकदार रहेगा। ऑलराइट, a company employs 90 workers. It intends to lay off 30 due to machinery breakdown. Can it do so without prior government permission? मान लो कोई कंपनी है, उसमें 90 वर्कर्स काम कर रहे हैं और वो जो एम्प्लॉयर है वो 30 लोगों को ले ऑफ करने की सोच रहा है। ऑलराइट, ले ऑफ यानी उनको छुट्टी देने की सोच रहा है कुछ टाइम के लिए। बोला था ना 45 डेज तक अगर है तो वो क्या कितनी देनी पड़ेगी, 50% ऑफ सैलरी उनको देनी पड़ेगी 45 डेज तक। 45 डेज के बाद क्या होगा, वो तभी मिलेगी जब उस एग्रीमेंट में लिखा हो। ऑलराइट, सो उसके पास 90 वर्कर्स है, 30 लोग को ले ऑफ देने की सोच रहा है, तो क्या वो प्रायर मतलब बिना गवर्नमेंट की परमिशन के ये काम कर सकता है? यस, वो कर सकता है। क्यों पता है? क्योंकि अगर किसी कंपनी में अगर 100 वर्कर से ज़्यादा काम कर रहे हैं ना, तो तब उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत है अगर वो उसको ले ऑफ करना है। ऑलराइट, समझ में आ रहा है ना? 2 कंडीशंस हैं। अगर 50 to 100 वर्कर्स हैं, सो वो विदाउट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परमिशन के ले ऑफ दे सकता है। लेकिन अगर मोर देन 100 वर्कर्स कहीं पे काम कर रहे हैं, सो उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। सो इस केस में यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे थे? 90 वर्कर्स काम कर रहे थे, तो उसको ज़रूरत नहीं है। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है ना? ये वो सेम चीज़ लिखी हुई है, 100 पर वर्कर्स है, सो प्रायर परमिशन की ज़रूरत है। अगर 100 से कम है, सो एम्प्लॉयर कैन ले ऑफ आफ्टर पेइंग 50%। ठीक है। If a workman refuses alternative employment offered in the same establishment during layoff,
ठीक है, मतलब वर्कमैन को जो अब ले ऑफ दिया गया तो उस टाइम पे उसको दूसरा भी एम्प्लॉयमेंट दिया, बोला उसने कि मेरी ये फैक्ट्री तो क्लोज हो रही है, अब मतलब दिक्कत है यहाँ पे, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है, मेरी दूसरी जो फैक्ट्री है वहाँ पे जाके काम कर लो। सो वर्कमैन ने मना कर दिया, तो उसको क्या कंपनसेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है ना, बिकॉज एम्प्लॉयर जो है उसको दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट दे रहा था बट उसने मना कर दिया, तो वो उसको ले ऑफ का जो कंपनसेशन है वो नहीं मिलेगा। ऑलराइट, ठीक है। When an establishment is closed due to unavoidable circumstances beyond the control of employer, maximum compensation payable is, ऊपर हमने पढ़ लिया है। अगर कोई स्टैब्लिशमेंट क्लोज हो जाती है और वो इस वजह से क्लोज होती है लाइक एम्प्लॉयर के हाथ में भी नहीं था, लाइक कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई या फिर गवर्नमेंट ने उसकी पूरी जो लैंड है जिसके ऊपर फैक्ट्री बनी थी उसको टेक ओवर कर लिया है, तो एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं है ना वो सारी चीज़ें, तो क्या उसको लाइक अपने सारे वर्कमेंट्स को जो कंपनसेशन देना होगा उसका वो सेम फॉर्मूले से देना पड़ेगा, लाइक 15 डेज एवरेज सैलरी फॉर नंबर ऑफ ईयर्स? नहीं, हमने बोला हुआ है ना 3 मंथ्स एवरेज पे वो देगा सर, ठीक है, सॉरी एवरेज पे ऑफ 3 मंथ्स नॉट पर ईयर। ऑलराइट, so closure for unavoidable circumstances beyond control like natural calamity caps liability at average pay for 3 months, ठीक है ना, irrespective of length of service, चाहे 5 साल 10 साल, it doesn't matter, सिर्फ 3 मंथ्स की एवरेज पे। If the ownership or management of an undertaking changes, hence workman's continuity of service shall remain unaffected when, मान लो फैक्ट्री की जो ओनरशिप है वो चेंज हो गई, सो वर्कमैन्स की जो कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस है क्या वो अनअफेक्टेड रहेगी, है ना? हाँ, बोथ एम्प्लॉयर एंड न्यू ओनर एग्री टू रिटेन वर्कर्स ऑन सेम टर्म्स। ऑलराइट, अगर दोनों जो पुराना एम्प्लॉयर है और जो न्यू करंट एम्प्लॉयर है वो दो के दो अगर दोनों को मतलब समझ रहे हो सारे वर्कमेंट्स को सेम कंडीशंस पे अगर अपॉइंट करते हैं तो हाँ वो कंटिन्यू रहेंगे। ऑन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट वर्कमेंट्स सर्विस रिमेन कंटिन्यूस, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में कंटिन्यूस रहेगी कब? when their service is not interrupted, terms and conditions not less favorable, new employer assumes liability for retrenchment compensation, ठीक है ना, जो करंट एम्प्लॉयर है उसको वो सेम लाइबिलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अगर वो इन फ्यूचर एम्प्लॉयज़ को रिट्रेंच करता है तो वो उसको कंपनसेशन देगा। स्ट्राइक इन अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कौन सी होती है? वो बहुत ही जो इंपॉर्टेंट अर्जेंट सर्विसेज होती है ना, लाइक पोस्टल सर्विसेज, एम्बुलेंस सर्विसेज, एयर ट्रांसपोर्ट, ये जो सर्विसेज होती हैं ये क्या होती है, मतलब अगर ये बंद हो जाएगी ना तो हमारा पूरा मतलब काम रुक जाएगा, सारी इकोनॉमी मतलब ठप पड़ जाएगी, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है मतलब हमारी सोसाइटी के लिए। सो इनमें अगर स्ट्राइक हो जाएगी तो दिक्कत वाली बात है ना। सो स्ट्राइक इनमें वैलिड कब मानी जाएगी? जब 14 डेज नोटिस देना पड़ेगा। अगर कोई भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो लोग वर्कमेंट्स काम कर रहे हैं, उनको अगर स्ट्राइक करनी है तो ऐसा नहीं कि आज उनका मन हुआ और कल वहाँ खड़े होकर स्ट्राइक करने लग गए, नहीं, 14 डेज़ का नोटिस उनको देना पड़ेगा स्ट्राइक से पहले। और जब उन्होंने नोटिस दिया, मान लो आज अगर नोटिस दिया है ना, तो 6 वीक्स के अंदर, ठीक है ना, 6 वीक्स के अंदर उनको स्ट्राइक कर देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? लाइक 14 डेज पहले, स्ट्राइक से 14 डेज पहले तो उन्होंने नोटिस देना है ना। और उसके 6 वीक्स के अंदर, विद इन 6 वीक्स ऑफ गिविंग नोटिस उनको स्ट्राइक कर देनी पड़ेगी, उसके बाद वो एलिजिबल नहीं है। सो फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज वर्कमैन मस्ट गिव 14 डेज प्रायर नोटिस, याद रखना है, ठीक है, 14 डेज प्रायर नोटिस इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज एंड स्ट्राइक विद इन 6 वीक्स। ऑलराइट, और ये बात समझ लीजिए, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स होती है ना, लाइक कोई भी वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच में अगर किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, कोई मतभेद हो गए हैं, है ना, वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच में, तो उनके बीच में जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स होती हैं, इसमें एक शुरुआत होती है कंसिलिएशन ऑफिसर से, फिर उसके नीचे आता है बोर्ड, उसके बाद आता है बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, है ना। ये दोनों को कौन अपॉइंट करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ऑलराइट, सो इनका काम कुल मिला के मीडिएशन का होता है। ये दोनों की बात को सुनते हैं। जो कंसिलिएशन ऑफिसर होता है वो सिंपल मीडिएटर होता है, वो दोनों की बात को सुनेगा, ये पता लगाएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो दोनों के बीच में अटक रही है ना, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सो उस चीज़ को वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा और दोनों को डिस्कशन करवाएगा। वो कोई भी चीज़ ऐसा डिसीजन नहीं दे सकता जो बाइंडिंग हो, है ना। कंसिलिएशन ऑफिसर सिर्फ कोशिश करेगा कि आपस में इन दोनों का मतलब सुधार हो जाए और ये मैटर मतलब ऊपर लेवल पे जाने से पहले यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाए। सो कोई भी अगर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग चल रही है उस बीच में कोई स्ट्राइक नहीं हो सकती, ठीक है, नो स्ट्राइक कैन अकर। और कोई भी अगर कंक्लूजन आया है उसके 7 डेज के अंदर भी कोई नहीं हो सकती। दोनों चीज़ें याद रखनी है। ऑलराइट, अ कंसिलिएशन ऑफिसर्स रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड विद इन व्हाट टाइम लिमिट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग फॉर अ पब्लिक यूटिलिटी डिस्प्यूट। जो कंसिलिएशन ऑफिसर जो है ना, जो कंसिलिएशन ऑफिसर अपॉइंट होता है, उसकी जो रिपोर्ट है, ऑलराइट, कोई भी अगर इशू के बारे में वो मीडिएट कर रहा है तो उसकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के केसेस में कितने दिन में उसको भेजनी होगी? 14 डेज। इसका आंसर है 14 डेज। फॉर पब्लिक यूटिलिटी डिस्प्यूट्स कंसिलिएशन ऑफिसर शुड कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, लाइक विद इन 14 डेज उसको
जो प्रोसीडिंग्स है ना उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि पब्लिक यूटिलिटी डिस्प्यूट्स है, वहाँ पे बहुत इमरजेंसी वाली चीज़ें वहाँ पे दाव पे लगी हुई है। ऑलराइट, सो 14 डेज़ की टाइम लिमिट है कि उसके अंडर में कंसिलेशन ऑफिसर को प्रोसीडिंग्स अपनी कंप्लीट करनी है। और कंसिलेशन ऑफिसर के बाद कहाँ जाता है, अगर कंसिलेशन ऑफिसर है उसके बाद कहाँ जाएगा, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। अगर कंसिलेशन ऑफिसर इसको सॉल्व नहीं कर पाया तो ये बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन के पास जाएगा और इनको 45 डेज़ का टाइम दिया गया है, यानी कंसिलिएशन ऑफिसर को 14 डेज़ का टाइम दिया गया है, तो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को 45 डेज़ का टाइम दिया गया है मैटर को सॉर्ट आउट करने का। ऑलराइट, सो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उसको एक्सटेंड कर सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अवार्ड्स ऑफ लेबर कोर्ट्स ऑब्लिक ट्रिब्यूनल्स इज करेक्ट, ठीक है, लेबर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स इनके बारे में कौन सी चीज़ इनमें से करेक्ट है। अवार्ड टेक्स इफेक्ट इमीडिएटली ऑन पब्लिकेशन, अवार्ड बिकम्स इन्फोर्सेबल ऑन एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फॉर पब्लिकेशन। हाँ, ये बात है, मतलब कोई भी अगर ट्रिब्यूनल्स में कौन बनाते हैं, लाइक लेबर कोर्ट है ना, ट्रिब्यूनल्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स और नेशनल ट्रिब्यूनल, ये अगर कोई भी डिसीजन देते हैं ना तो उसको अवार्ड बोलते हैं। ऑलराइट, सो ये अगर अवार्ड इन्होंने कोई डिसीजन दिया, वो क्या होगा, आज उन्होंने अगर डिसीजन दिया क्या वो कल से वैलिड हो जाएगा, कल से लागू हो जाएगा, नहीं। कब होगा, जब वो अवार्ड देंगे ना तो उनको मतलब गैजेट में पब्लिश करना पड़ेगा, और पब्लिश करने के 30 डेज के बाद, ऑन एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। ऑलराइट, सो कोई भी जो अवार्ड है जो ट्रिब्यूनल देगी, वो जब उन्होंने पब्लिश किया है ना उसके 30 डेज के बाद वो क्या होगा, वैलिड होगा। ऑलराइट, वो लागू होगा, वो इन्फोर्स होगा। सो अवार्ड्स आर बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल ऑन एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, अनलेस गवर्नमेंट डिक्लेयर्स अदरवाइज। गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो इसको चेंज कर सकता है। ऑलराइट, सो 30 डेज ही याद रखना है, ठीक है, ट्रिब्यूनल के केस में। अ सेटलमेंट अराइव्ड एट ड्यूरिंग कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स बाइंड्स ओनली सिग्नेटरी वर्कमैन, ऑल वर्कमैन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है, इसका आंसर है ऑल वर्कमैन। कोई भी अगर सेटलमेंट कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स जो होती है ना, यानी कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, वहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो दोनों की बात सुनता है, लाइक जिन दो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है उनकी बात को सुनता है और उसमें मीडिएशन करवाने की कोशिश करता है, ठीक है। सो वहाँ पे अगर कोई सेटलमेंट होता है सो वो क्या वो वैलिड होगा, हाँ वो वैलिड होगा, लेकिन उसमें बस क्या है कि जो पार्टीज़ है ना उनको साइन करना पड़ेगा उस एग्रीमेंट में, और जहाँ से उन्होंने साइन कर दिया सो वो जो डिसीजन है वो उनके बीच में उनके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा। क्या सिर्फ उनके ऊपर नहीं, उस इस्टेब्लिशमेंट के सारे वर्कर्स के ऊपर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एज वेल। ऑलराइट, वहाँ पे जो अभी हैं उसके बाद भी जो आने वाले हैं सबके ऊपर वैलिड हो जाएगा। अ सेटलमेंट ड्यूरिंग कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स इज बाइंडिंग ऑन ऑल पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग फ्यूचर वर्कमैन। ऑलराइट, सो अगर सेटलमेंट आउटसाइड कंसिलिएशन हो रहा है, यानी प्राइवेट सेटलमेंट बोलते हैं इसको, यानी कंसिलेशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसिलेशन, ये तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर रही है ना, ये तो अप्रोप्रिएट, ये तो गवर्नमेंट का जो मीडिएटर है वो आके इनके बीच में बात करवा रहा है। अगर दोनों पार्टीज़ यहाँ जाने से पहले ही अपना बाहर से कोई प्राइवेट कंसिलेशन ऑफिसर या कोई प्राइवेट कंसिलेशन बोर्ड को सेटअप करती है और वहाँ पर जाके अपना जो डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट करवा लेती है, सो वो जो पार्टीज़ है उसको जब साइन कर लेंगी ना तो इट डजेंट मैटर इफ़ इट इज़ अ प्राइवेट सेटलमेंट, वो भी वैलिड होगा। ऑलराइट, वो सेटलमेंट भी मान्य होगा। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन और एडजुडिकेशन एन एम्प्लॉयर कैन फ्रीली चेंज एनी सर्विस कंडीशन, कैन नॉट अल्टर सर्विस कंडीशंस टू दी डिसेंडेंट। हाँ, सिंपल सी बात है यार, जब भी कोई कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स या फिर कोई एडजुडिकेशन अगर पेंडिंग होगा तो एम्प्लॉयर ये नहीं कर देगा कि उसने वर्कमैन को निकाल दिया या फिर उसकी शिफ्ट टाइमिंग्स बढ़ा दी उसको परेशान करने के लिए, है ना, उसकी सर्विस कंडीशंस को वो चेंज नहीं कर सकता। इट्स वेरी सिंपल, वही चीज़ में लिखी हुई है। An employer during pendency of conciliation discharges a workman for misconduct not connected with the dispute but without prior permission of authority। सी भाई कोई एम्प्लॉयर है, ठीक है ना, तो कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग चल रही थी, है ना, किसी डिस्प्यूट को लेके, और वहाँ पे उसने जो वर्कमैन है ना, किसी एक वर्कमैन को उसने नौकरी से निकाल दिया। ये नहीं बोला कि हमारे बीच में जो डिस्प्यूट है उस वजह से नहीं है, किसी और चीज़ में उसकी गलती निकाल के उसको नौकरी से निकाल दिया। सो क्या वो मतलब माना जाएगा है वैलिड सिंस मिसकंडक्ट नॉट कनेक्टेड विद डिस्प्यूट, वॉइड अनलेस अप्रूवल ऑप्टेन आफ्टर एक्शन। ये नहीं माना जाएगा यार, ऐसे कैसे माना जाएगा, है ना, उसको या तो उसने अप्रूवल लिया हो तभी वो माना जाएगा, वरना वो नहीं माना जाएगा। ऑलराइट, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन एडजुडिकेशन द एम्प्लॉयर कैन नॉट ऑल्टर सर्विस कंडीशंस, हमने ऊपर पढ़ा हुआ है ना, अगर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है उनके बीच में डिस्प्यूट के रिगार्डिंग कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, तो वहाँ पे वो किसी भी रीजन से वर्कमैन को नौकरी से नहीं निकाल सकता। इनकेस अगर वो निकाल रहा है तो उसको प्रॉपर अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, और अगर अप्रूवल मिला है तो फिर ठीक है, अप्रूवल रिफ्यूज़ हो गया तो डिस्चार्ज क्या होगा, वो क्या होगा, वो टर्मिनेशन इनवैलिड होगा।
If an award has been published but before it becomes enforceable, the appropriate government consider it inexpedient to enforce due to national economy reasons, it may. यानी कोई अवार्ड जो है ना, जो ट्रिब्यूनल है उसने अपना अवार्ड दिया, डिसीजन दिया, लेकिन वो इन्फोर्स कराने के बाद गवर्नमेंट को किसी नेशनल इकोनॉमी रीजन्स लाइक कुछ ऐसी समस्या आ गई देश के आगे, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को उसको लगा कि यार इसको रोक देना चाहिए, सो क्या कर सकता है? हाँ, गवर्नमेंट के हाथ में पावर है भाई, है ना. गवर्नमेंट हैज़ पावर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज ऑफ अप्लीकेशंस. हमने बोला ना, गवर्नमेंट अगर कोई अवार्ड दे रही है, लाइक नेशनल ट्रिब्यूनल अगर कोई डिसीजन दे रही है, तो जब वो पब्लिश करेगी गैजेट में, उसके 30 डेज़ के बाद वो क्या हो जाएगा, इन्फोर्स हो जाएगा. तो इन 30 डेज़ के अंदर गवर्नमेंट चाहे तो उसको मॉडिफाई कर सकती है, फिर बोल सकती है कि यार अभी ये नहीं हो सकता, इसको कुछ टाइम के लिए हम लोग इसमें स्टे लगवा रहे हैं इसको इन्फोर्स करने से, ठीक है. लेकिन ये कब तक होना चाहिए? अप टू 90 डेज़. अप टू 90 डेज़ वो लोग उसको चेंज कर सकते हैं. ऑलराइट, लाइक 90 डेज़ तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. 30 डेज़ के बाद वो इन्फोर्स हो जाएगा. लेकिन अगर कोई नेशनल इंपॉर्टेंस के रीजंस हैं तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो चाहे तो उसको नेक्स्ट 90 डेज़ के लिए उसको स्टे लगवा सकती है उस डिसीजन पे. अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस अंडर द एक्ट इंक्लूड्स माइंस, वाटर, पावर, पोस्टल, रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट. ये सारी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है ना, जिनके जो बहुत ही अर्जेंट होती हैं, है ना. सो स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स इन दीज रिक्वायर स्ट्रिक्ट नोटिस. स्ट्रिक्ट नोटिस बोला था ना, 14 days एडवांस नोटिस और विद इन 6 weeks, है ना, वो स्ट्राइक हो जानी चाहिए. अंडर द एडजुडिकेशन मशीनरी, विच बॉडी कैन एडजुडिकेट मैटर्स ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. नेशनल इंपॉर्टेंस की बात जहाँ पे आ गई तो वहाँ पे कौन उस मैटर को सुन सकता है? नेशनल ट्रिब्यूनल. ऑलराइट, सो कोई भी अगर नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा है, कोई मैटर ऐसा जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, या फिर जहाँ पे वन और मोर स्टेट्स इफेक्ट हो रहे हैं, है ना, सो ऐसे केसेस में नेशनल ट्रिब्यूनल ही उनकी सुनवाई कर सकता है. सेंट्रल गवर्नमेंट उनके मेंबर्स को अपॉइंट करती है. इफ अ वर्कमैन एम्प्लॉयड इन अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस गोज ऑन अ स्ट्राइक विदाउट गिविंग नोटिस, इट शैल बी ट्रीटेड एज क्या होगा? इलीगल स्ट्राइक. सिंपल सी बात. कोई वर्कमैन अगर लाइक 14 डेज प्रायर नोटिस विद इन 6 weeks अगर इसके अलावा वो कुछ और स्ट्राइक पे जाता है, सो वो इलीगल स्ट्राइक मानी जाएगी. During pendency of an award before the government for publication, can the employer declare a lockout on the same issue? यानी कोई अवार्ड नेशनल ट्रिब्यूनल ने मान लो या फिर लेबर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, कोई अवार्ड दे दिया और वो पब्लिश होने के लिए किया, लाइक 30 होने के 30 डेज़ के बाद वो इन्फोर्स होगा ना. सो उसी बीच में क्या हो गया कि एम्प्लॉयर ने लॉकआउट इशू कर दिया, है ना. सो क्या माना जाएगा? नो, है ना, बिकॉज लॉकआउट ऑन सेम इशू रिमेन्स प्रोहिबिटेड टिल 30 days आफ्टर पब्लिकेशन. जब वो पब्लिश हुआ है ना, जब वो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, तो उस पब्लिश होने के 30 डेज़ के बाद क्या होगा? वो इन्फोर्स होगा वो लॉ. सो इन 30 डेज़ में कोई लॉकआउट नहीं हो सकता. ऑलराइट, ड्यूरिंग एंड अप टू 30 days आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ एन अवार्ड, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स ऑन द सेम इशू आर इलीगल, है ना. जब पब्लिश होने के 30 डे के बाद वो इन्फोर्स हो जाएगा. इन 30 डेज़ में ना तो कोई स्ट्राइक हो सकती है, ना कोई लॉकआउट हो सकता है. A settlement made outside conciliation proceedings can be terminated by either party after giving 30 days notice. Alright, like कोई भी सेटलमेंट जो है ना conciliation proceedings के बाहर, मतलब आउटसाइड कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या है कि कोई कंसिलिएशन ऑफिसर या फिर बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन जो है ना, इनके बिना मतलब दोनों पार्टीज़ ने बाहर से सेटलमेंट करवा लिया, है ना. सो उसको अगर वो लोग टर्मिनेट करना चाहती है, कोई भी पार्टी लाइक एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में हुआ, तो एम्प्लॉयर वर्कमैन चाह रहे हैं कि यार उस टाइम पे तो हमारे साथ धोखा हो गया, हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, हम इस सेटलमेंट को क्या करते हैं, इसको वॉइड मानते हैं, हम इसको मानते ही नहीं है. तो क्या वो ऐसा सीधे बोल सकते हैं कि ना हम नहीं मानते इसको? नहीं, उनको 30 डेज़ का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है ना. बोथ सेटलमेंट एंड अवार्ड कंटिन्यू टू बाइंड फॉर 6 months फ्रॉम इन्फोर्समेंट एंड रिमेन इन फोर्स अंटिल टर्मिनेटेड बाय रिटन नोटिस ऑफ 30 days. कोई भी सेटलमेंट या अवार्ड जो होता है ना, उसकी नॉर्मल वैलिडिटी कितनी होती है? 6 months की होती है. ऑलराइट, नॉर्मली वो 6 months के लिए वैलिड होते हैं. बट इस बीच में भी अगर कोई पार्टी चाहे, सो उसको क्या करा सकती है? बाय नोटिस, बाय गिविंग नोटिस ऑफ 30 days, है ना, उसको कैंसिल करवा सकती है. ऑलराइट, तो समझ में आ गया ना. सेटलमेंट एंड अवार्ड 6 months के लिए वैलिड रहते हैं और 30 days का नोटिस देके कोई भी पार्टी उसको वॉइड करवा सकती है. Which of the following actions by an employer amounts to an unfair labor practice under the Act? Recruiting workmen during a legal strike, victimizing workmen for union activities. सारे ही लग रहे हैं यार, all of the above. पढ़ के ही मतलब समझ में आ रहा है कि ये unfair labor practices है, ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. During pendency of a dispute, the employer's act of changing shift timings
और इंट्रोड्यूसिंग न्यू मशीन्स विदाउट कंसल्टिंग वर्कमैन अमाउंट्स टू, यार सिंपल सी बात है यार, क्या होगा ये, इलीगल चेंज ऑफ सर्विस कंडीशंस, वही तो होगा। कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ये तो एम्प्लॉयर परेशान करने के लिए कर रहा है। सो ड्यूरिंग डिस्प्यूट पेंडेंसी कोई भी चेंज उसकी सर्विस कंडीशंस में नहीं हो सकता। ये सेम टाइप के क्वेश्चन है। इफ अ वर्कमैन इज रीएम्प्लॉयड आफ्टर रिट्रेंचमेंट विदाउट रिफंडिंग कंपनसेशन अर्लियर रिसीव्ड, एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी। बोला था ना कि वर्कमैन को अगर 1 साल के अंदर अगर वापस उसको रिट्रेंच किया था और 1 साल के अंदर उसको वापस एम्प्लॉय ने वापस नौकरी में रख लिया 1 साल के अंदर, सो वो जो कंपनसेशन उसको दिया हुआ था ना, वो क्या होगा, वो वापस तो नहीं करेगा वो, लेकिन इन फ्यूचर में एडजस्ट कर देगा एम्प्लॉयर, है ना, जो भी वो पैसे दे उसको सैलरी देगा उसमें से वो माइनस कर देगा। हाँ, तो वो एडजस्ट करेगा। इट इज एडजस्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर कंपनसेशन पे। जब जो उसको पहले कंपनसेशन दिया था उतना ही वो एडजस्ट करेगा। ऑलराइट, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में रिफर इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट फॉर एडजुडिकेशन व्हेन, कब करेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को एडजुडिकेशन के लिए भेज सकता है खुद से, ठीक है, कब, व्हेन द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट और इज एप्रीहेंडेड। समझ रहे हो, जब भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगे कि यार ये ऐसा डिस्प्यूट है भाई, इसको सॉल्व कराना ही पड़ेगा, वरना ये क्या हो जाएगा, ये मतलब सिचुएशन को खराब कर सकता है, ये उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऑलराइट, सो उस केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट खुद से उसको एडजुडिकेशन के लिए भेज सकती है। सो रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू अ बोर्ड, यानी किसको भेजेगी, या तो कंसलेशन बोर्ड को, या फिर लेबर कोर्ट को, या फिर ट्रिब्यूनल, या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल को, ठीक है। ये डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नमेंट की, वो चाहे तो भेज सकती है खुद से, लेकिन इसको वो मतलब उसको सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि हाँ इसकी ज़रूरत है। वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन इज वैलिड ओनली, ठीक है। वॉलंटरी रेफरेंस मतलब क्या होता है, किसी वॉलंटरी रेफरेंस मतलब खुद से अगर लाइक एम्प्लॉयर के बीच में अगर कोई इशू चल रहा है तो वो खुद से अगर बोल रहे हैं कि यार हमें इस डिस्प्यूट को ना आर्बिट्रेशन के लिए भेजना है, तो उसको बोलते हैं वॉलंटरी रेफरेंस, ठीक है। जहाँ वो खुद से बोल रहे हैं कि इसको आर्बिट्रेशन के लिए हम लोग भेजते हैं इस डिस्प्यूट को, वो वैलिड कब होगा, कब माना जाएगा वैलिड, when option A parties agree and government approves, parties refer the dispute before it is referred to labor court or tribunal। तो इसका आंसर B। ऑलराइट, आपके समझ में आया ये सवाल क्या है। जो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन है ना, जहाँ पे दोनों पार्टीज जो हैं जो डिस्प्यूट में हैं वो खुद से कह रही हैं कि इसको हम आर्बिट्रेशन के लिए भेजते हैं, वो कब भेज पाएंगी, वो उनको डिसीजन उनको पहले ही लेना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि उनका जो इशू है वो लेबर कोर्ट में पेंडिंग है या फिर किसी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में वहाँ पे उसकी सुनवाई चल रही है ना, वहाँ पे उसका ट्रायल चल रहा है और उसके बाद वो कह रहे हैं कि नहीं भैया हम लोग अब इसको एडजुडिकेशन के लिए भेजते हैं, ऐसा नहीं, पहले ही। सो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन इज पॉसिबल ओनली बिफोर द डिस्प्यूट इज रिफर्ड फॉर एडजुडिकेशन अंडर गवर्नमेंट मशीनरी, है ना। जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, वहाँ जाने से पहले ही अगर वो चाहें तो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन करवा सकते हैं। सो एग्रीमेंट जो है मस्ट बी इन राइटिंग साइन बाय पार्टीज एंड ए कॉपी सेंड टू गवर्नमेंट फॉर पब्लिकेशन इन द गैजेट। ऑलराइट, सो उनके बीच में अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो उसकी कॉपी उनको गवर्नमेंट को भेजनी पड़ेगी। Who decides the number of workmen to be recognized as protective workmen in an industrial establishment, ठीक है। ये कौन डिसाइड करता है कि ये प्रोटेक्टेड मतलब किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में ये प्रोटेक्टेड वर्कमेंस की कंडीशन रहेगी। क्या होता है प्रोटेक्टेड वर्कमैन, हम पढ़ते हैं ना कि ट्रेड यूनियन जो होती है, अब मान लो कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे ट्रेड यूनियन के कुछ लीडर्स हैं, ऑलराइट, सो वो अगर किसी जेन्युइन डिमांड्स को लेके वर्कमेंस की आवाज़ उठा रहे हैं और जो एम्प्लॉयर है दे आर वेरी पावरफुल, सो वो क्या कर रहे हैं ना, वो बदला लेने के लिए, उनको परेशान कर लेने के लिए उनकी सैलरी कट कर रहे हैं या फिर उनको बहुत ही मतलब डिफिकल्ट काम करवा रहे हैं, उनके शिफ्ट टाइमिंग चेंज कर रहे हैं, यानी उनको अलग अलग तरीक़ों से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, मतलब अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। सो ऐसा ना हो, है ना, तो अगर वो ऐसा होगा तो भाई वो फिर जो वर्कमैन से उनकी जेन्युइन डिमांड्स कैसे ऊपर आएंगी, है ना, उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा। सो उसके लिए क्या होता है कि प्रोटेक्टेड वर्कमैन्स की बात करी गई है, जो कौन बताता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, ऑलराइट, ये डिसाइड करता है कि कितने नंबर ऑफ वर्कमैन्स रहेंगे। सो ये प्रोटेक्टेड वर्कमैन्स की बात है, ये कितना होता है जनरली 1%, ऑलराइट, द नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड वर्कमैन जनरली कितना होता है 1% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, लेकिन मिनिमम 5 to 100, याद रखना है प्रोटेक्टेड वर्कमैन्स जनरली 1% और मिनिमम 5 और मैक्सिमम 100, ऑलराइट। सो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करती है नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड वर्कमैन्स कितने होने चाहिए। क्या है, दे आर इम्यून फ्रॉम डिस्चार्ज और पनिशमेंट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ डिस्प्यूट्स विदाउट एक्सप्रेस परमिशन ऑफ अथॉरिटी, ऑलराइट। सो कोई भी अगर डिस्प्यूट चल रहा है उस बीच में तुम इनको नौकरी से ऐसा नहीं निकाल दिया, रिटर्न्स कर दिया या फिर किसी भी रीज़न की वजह से उनके ऊपर चार्जेस लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ये इसीलिए ना कि ताकि जो यूनियन लीडरशिप है ना वो विक्टिमाइज ना हो सके।
इफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कमैन इन एन एस्टैब्लिशमेंट इज 420, तो नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव वर्कमैन कितने होंगे? प्रोटेक्टिव वर्कमैन कितने होंगे? 1%। इसका 1% कितना होगा? लगभग 4.2, यानी आइदर 4 और 5। ठीक है, यही है। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, डिसमिसल ऑफ ए प्रोटेक्टेड वर्कमैन विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ अथॉरिटीज, यार नहीं हो सकता भाई, है ना, वॉइड एंड इनऑपरेटिव नहीं हो सकता, तुम उसको डिसमिस नहीं कर सकते जब तक पेंडेंसी चल रही है। ऑलराइट, फॉर प्रोटेक्टेड वर्कमैन नो डिसिप्लिनरी एक्शन और डिसमिसल कैन बी टेकन विदाउट प्रायर रिटन परमिशन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जो एडजुडिकेटिंग जो अथॉरिटी है, जो जहाँ पे तुम्हारा केस चल रहा है, उस अथॉरिटी के परमिशन के बिना तुम किसी भी प्रोटेक्टेड वर्कमैन के ऊपर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन या फिर डिसमिसल नहीं कर सकते, है ना, वो वॉइड है एकदम। What is the maximum period for which an award remain binding under the act unless terminated earlier? इसका आंसर वैसे 3 years है। Alright. What is the maximum period for which an award remains binding under the act? कोई भी अवार्ड अगर दिया गया है ना, वो कितने टाइम तक बाइंडिंग रहे? अवार्ड यानी कोई अगर लेबर कोड या फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कोई डिसीजन दे रही है, तो वो नॉर्मली जो है 1 ईयर के लिए बाइंड रहता है। ठीक है, नॉर्मली एन अवार्ड रिमेन्स बाइंडिंग फॉर 1 ईयर इनिशियली, शुरुआत में जब आया तो 1 साल के लिए रहेगा, बट गवर्नमेंट चाहे तो उसको एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन कितने साल तक? 3 ईयर्स तक। लाइक 1 ईयर्स के लिए तो ऑलरेडी वैलिड है, प्लस 2 more ईयर्स, तो टोटल 3 ईयर्स के लिए वो किया जा सकता है। समझ में आ गया ना? सो कोई भी अगर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या फिर लेबर कोड, है ना, या फिर कोई सेटलमेंट के थ्रू अगर कुछ आया है एजुकेशन के बाद, है ना, दोनों पार्टीज ने साइन किया है, सो ऐसा कोई भी अवार्ड 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा, और गवर्नमेंट चाहे तो उसको नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए भी वैलिड कर सकती है, लाइक टोटल 3 ईयर्स। Either party, employer or workman, can terminate the binding effect after the first 6 months of operation by giving a 30 days रिटर्न नोटिस। समझ में आ रहा है ना? इस अवार्ड को चाहे एम्प्लॉयर है या फिर वर्कमैन है, दोनों में से कोई भी क्या कर सकती है ना, वो इसको वॉइड कर सकती है आफ्टर द फर्स्ट 6 months ऑफ ऑपरेशन। लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे आज अगर अवार्ड आया है, सो 1 ईयर के लिए तो वो नॉर्मली वैलिड रहेगा, तो शुरुआत के 6 months में तो कुछ नहीं हो सकता, है ना, लेकिन जो नेक्स्ट 6 months हैं, वहाँ पे इन दोनों में से कोई भी उसको वॉइड कह सकता है, बट 30 days का नोटिस देना पड़ेगा। समझ में आ गया? Which of the following disputes can be referred directly to the labor court without prior conciliation? ठीक है, इनमें से कौन से ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जिनको तुम डायरेक्टली लेबर कोर्ट में, मतलब बिना कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स के तुम डायरेक्टली वो जो मैटर है ना लेबर कोर्ट में जा सकता है? द मैटर्स रिलेटेड टू डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कमैन। कोई भी इंडिविजुअल वर्कमैन है, उसके डिस्चार्ज और डिसमिसल से रिगार्डिंग अगर कोई भी चीज़ हुई है, तो उसको तुम सीधे डायरेक्टली लेबर कोर्ट में भेज सकते हो। पेनाल्टी फॉर इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट अंडर द एक्ट में इंक्लूड, कोई भी इलीगल स्ट्राइक हुई है या फिर लॉकआउट हुआ है तो उसमें पेनाल्टी कितनी है? ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है। इट्स 6 months और फाइन अप टू 5,000। ऑलराइट, सो पेनाल्टी फॉर इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट या तो 6 months तक की जेल या फिर 5,000 रुपये तक का फाइन, इलीगल स्ट्राइक या फिर लॉकआउट में। नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर द एक्ट एक्सेप्ट ऑन कब? कंप्लेंट मेड बाय वर्कमैन, कंप्लेंट मेड बाय अंडर अथॉरिटी ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है ना, कोई भी कोर्ट जो है ना किसी भी केस को रजिस्टर तब तक नहीं कर सकती जब तक कि जो कंप्लेन है वो किसी अथॉरिटी ने या फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने नहीं करी हो। ऑलराइट, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट कैन बी इनिशिएटेड ओनली अपॉन कंप्लेंट बाय और अंडर अथॉरिटी ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है ना, कोई या तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट खुद या फिर उसके द्वारा अपॉइंटेड की गई कोई अथॉरिटी, जब तक कि उस केस को केस नहीं करती है तब तक कॉग्निजेंस ऑफेंस नहीं लिया जाएगा। When an industrial dispute has been referred to a tribunal, the proceedings must ordinarily be completed within। कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है ना, डिस्प्यूट जो है अगर वो ट्रिब्यूनल के पास चला गया है ना, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास, तो वो कितने टाइम में मतलब बोला जाता है कि हो जाना चाहिए? नॉर्मली इन 6 months, है ना। सो ट्रिब्यूनल मस्ट सबमिट इट्स अवार्ड विद इन 6 months। लगभग 6 months के अंदर ट्रिब्यूनल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपना डिसीजन दे देगी और वो बाइंडिंग होता है। अंडर द एक्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स अ डिस्प्यूट बिटवीन, सिंपल सी बात है भाई, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर्स, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में भी हो सकता है, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में भी हो सकता है। मतलब हमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सुनते हैं, हमें ऐसा लगता है ना कि कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच का है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब वो दो यूनियंस के बीच का भी हो सकता है, इंटर एम्प्लॉयर भी हो सकता है, दो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर्स के बीच में। और वर्कमैन डज नॉट इंक्लूड, वर्कमैन की जो डेफिनेशन है इस एक्ट में, उसमें कौन इंक्लूड नहीं होगा? पर्सन डूइंग स्किल्ड, और दोनों इंक्लूडेड है भाई, स्किल्ड और अनस्किल्ड मैनुअल वर्क इंपॉर्टेंट है। पर्सनस एम्प्लॉयड इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी ड्राइंग 8,000 पर मंथ,
इंक्लूडेड है, बिकॉज जनरली जो है ना 10,000 से ऊपर अगर किसी की वेज है, सो अगर वो सुपरवाइजरी कैपेसिटी में काम कर रहा है ना, कोई भी बंदा जो सुपरवाइजरी कैपेसिटी में काम कर रहा है अर्निंग मोर देन 10,000, सो वो कवर नहीं होता. सो ये 8,000 कर रहा है, so it doesn't matter if he is doing a manual work or under supervisory capacity. If his wage is less than 10,000, he is under the definition of workman. Person employed mainly in managerial capacity, yes, he will not be considered as workman. हाँ, वेज लिमिट 10,000 की है, ऑफन ये चेंज होती रहती है. When an employer fails to implement an award or settlement, the workman may recover due money as civil debt under CPC. ठीक है, कोई एम्प्लॉयर अगर कोई अवार्ड और सेटलमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं करता तो उसका जो पैसा है ना उसको रिकवर किया जाएगा. कैसे? लाइक एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट. ठीक है. इफ अ क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री इज अ पर्टिकुलर, कोई भी अगर ऐसा सवाल आता है ना कि भाई ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है या नहीं है, सो वो डिसीजन किसके हाथ में है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हाथ में वो डिसीजन है. ठीक है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हाथ में पावर है कि वो किसी को भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बोल सकती है. ठीक है ना, फॉर ए स्पेसिफाई, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए, है ना. सो वो कितने, लाइक 6 months के लिए बोल सकती है. द पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ सेटलमेंट अराइव्ड अदरवाइज देन इन कंसिलिएशन शैल बी 6 months. A private settlement outside conciliation, ठीक है. The period of operation of a settlement arrive otherwise than in conciliation. Otherwise than in conciliation का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल conciliation proceedings है उसके बाहर उन्होंने वो conciliation करवाया है, वो mediation करवाया है, तो उसको बोलते हैं private conciliation. So उसकी वैलिडिटी कितने टाइम के लिए ऑपरेट रहेगा? 6 months के लिए रहेगा. ठीक है ना. सो कोई भी प्राइवेट सेटलमेंट जो है वो कब तक कितने टाइम के लिए बाइंडिंग रहेगा? 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग. और ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि 30 days का नोटिस देना पड़ेगा अगर उसको कैंसिल करवाना है तो. इफ एन अवार्ड इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट नॉट इन्फोर्सेबल ड्यू टू नेशनल इमरजेंसी, द गवर्नमेंट मस्ट विद इन हाउ मेनी डेज रिफर द मैटर फॉर रिकन्सिडरेशन? इट्स 90 days. मैंने पढ़ लिया ये क्वेश्चन, है ना. कोई भी अवार्ड अगर गवर्नमेंट ने दे दिया तो वो अगर पब्लिश करेगी तो उसके नेक्स्ट 30 days के बाद वो क्या हो जाएगा? वो इन्फोर्स हो जाएगा. ठीक है ना. लेकिन इस बीच में अगर गवर्नमेंट को ये लगा कि यार अभी थोड़ा सा ये टाइम सही नहीं है, सो वो इस पर स्टे लगा सकती है, बट द स्टे इट्स मैक्सिमम फॉर 90 days. When award enforcement is suspended for public interest, government must within 90 days of declaration effective tribunal necessary for reconsideration. All right. A strike or lockout is illegal if it is declared. ठीक है, कोई भी स्ट्राइक और लॉकआउट जो है वो इलीगल मानी जाएगी ड्यूरिंग कंसिलिएशन और 7 days आफ्टर इट्स कंक्लूजन. राइट. कोई कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स में अगर कोई स्ट्राइक हो रही है तो गलत होगी, या फिर कोई कंक्लूजन के 7 days के अंदर, वो भी इलीगल है. ड्यूरिंग एडजुडिकेशन और 2 months आफ्टर अवार्ड पब्लिकेशन, ये भी सही है. ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स व्हेन गवर्नमेंट हैज रिफर्ड डिस्प्यूट, ये भी सही है. लाइक ऑल ऑफ द अबव. इन सारे केसेस में अगर कोई स्ट्राइक और लॉकआउट होती है तो वो इलीगल मानी जाएगी, है ना. रीओपनिंग ऑफ एन अवार्ड और सेटलमेंट फॉर मॉडिफिकेशन बिफोर एक्सपायरी ऑफ ऑपरेशन पीरियड कैन बी डन. ठीक है ना. कोई भी अवार्ड और सेटलमेंट जो डिसीजन आ चुका है उसको उसके मॉडिफिकेशन के लिए क्या उसको खोला जा सकता है, ओपन दोबारा रीओपन किया जा सकता है, लाइक उसमें कोई चेंजेस करने के लिए बिफोर एक्सपायरी ऑफ ऑपरेशन पीरियड, है ना. लाइक उसका ऑपरेशन पीरियड मान लो 6 months के लिए है, सो उस बीच में क्या उसको मॉडिफाई किया जा सकता है? यस, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज प्लस गवर्नमेंट अप्रूवल, है ना. बिफोर एक्सपायरी मॉडिफिकेशन और रिविजन ऑफ अवार्ड सेटलमेंट रिक्वायर्स म्यूचुअल कंसेंट, दोनों पार्टीज और गवर्नमेंट का अप्रूवल भी चाहिए. लाइक दोनों जो पार्टी जो डिस्प्यूट में है अगर वो कंसेंट देती हैं, सो जो उसका ऑपरेशन पीरियड है उस बीच में भी मतलब उसको मॉडिफाई किया जा सकता है. बस क्या है कि पार्टीज मस्ट वेट अंटिल एक्सपायरी और सर्व 30 day नोटिस फॉर टर्मिनेशन. या तो जो उसका ऑपरेशन पीरियड है लाइक 6 months का ऑपरेशन पीरियड है तब तक वेट करे पार्टीज, या फिर अगर उनको उसी बीच में करना है तो उनको 30 days का नोटिस सर्व करना पड़ेगा, जो हमने काफ़ी बार ऊपर पढ़ लिया है. इन द इवेंट ऑफ इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट, वेजेस फॉर द पीरियड ऑफ स्ट्राइक लॉकआउट क्या होगा? आर फोरफिटेड. भाई इलीगल स्ट्राइक है ना, इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट में वेजेस नहीं मिलेगी. नो वर्क नो पे. इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द पावर टू रिमूव सच डिफिकल्टी लाइज विद किसके हाथ में? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन. सो द एक्ट कंटेन्स एन, ठीक है, यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हाथ में है. अगर कोई भी मतलब इस एक्ट के किसी प्रोविजन में कोई दिक्कत आ रही है, उस डिफिकल्टी हटाने की बात, सिंपल सी बात है. अब लास्ट 14 क्वेश्चन हैं, ये सिर्फ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हैं. हम कोशिश करेंगे इनको जल्दी से जल्दी कवर करने की, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है. मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 30 to 40 minutes के बीच में मेरी सारी वीडियोस रहेंगी, बट ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है.
वर्क्स कमिटी इज़ कंपलसरी। जो वर्क्स कमेटी बनती है ना, ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच के कुछ मेंबर रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट किया जाता है। तो ये कौन सी फैक्ट्रीज में बनेगी, इसके लिए मिनिमम कितने वर्कर्स होने चाहिए, 100 ऑफ मोर वर्कमैन। ऑलराइट, सो किसी भी स्टैब्लिशमेंट में जहाँ पे 100 या से ज़्यादा वर्कमैन्स काम कर रहे हैं, सो वहाँ पे वर्क कमेटी बनाना कंपलसरी है। ठीक है, इसमें एम्प्लॉयर और वर्कमैन्स के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। और ये क्या करेंगे, इट प्रमोट मेजर्स फॉर सिक्योरिंग गुड रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर और वर्कमैन, दोनों के बीच भाई अच्छे संबंध बने रहेंगे। मेंबर्स ऑफ द वर्क कमिटी आर चूजन, बोल दिया, इक्वली बाय एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। द कंसिलिएशन बोर्ड कंसिस्ट ऑफ, एक तो कंसिलिएशन ऑफिसर होता है, वो सिंगल मेंबर होता है जिसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चूज़ करती है ना, कंसिलिएशन ऑफिसर। इसका काम क्या होता है, ये सिंपल डिस्प्यूट में दोनों की बात सुनता है, कोशिश करता है कि भैया सॉल्व कर लो यार, आपस में झगड़ा वगड़ा मत करो, ये सब बुरी बातें हैं, आपस में सॉर्ट आउट कर लो। अगर ये कुछ नहीं कर पाता तो ये किसके पास जाता है, कंसिलिएशन बोर्ड के पास। ठीक है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, इसमें एक इंडिपेंडेंट चेयरमैन और 2 to 4 अदर मेंबर्स होते हैं। ठीक है, कंसिलिएशन बोर्ड, मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन इक्वली। ठीक है, इसकी ड्यूटी क्या होती है, टू प्रमोट सेटलमेंट थ्रू नेगोशिएशन। ये भी नेगोशिएट ही करवाते हैं, लेकिन अगर उनके बीच में सेटलमेंट हो जाता है ना, तो ये मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन करवाते हैं। मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट दोनों पार्टी से साइन करवाते हैं, और उसकी जो रिपोर्ट होती है ना, जो सेटलमेंट की जो रिपोर्ट होती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास वापस भेजते हैं, अगर वो मान गई तो, है ना, डिस्प्यूट अगर सॉर्ट आउट हो गया, और नहीं भी हुआ तो फिर भी भेजते हैं। हु अपॉइंट्स अ कंसिलिएशन ऑफिसर और बोर्ड, दोनों को, कंसिलिएशन ऑफिसर भी बोर्ड भी, दोनों को अपॉइंट कौन करता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ऑलराइट, और इनके पास पावर कैसी होती है, सिविल कोड की पावर्स होती है। व्हेन एन एग्रीमेंट फॉर वॉलंटरी आर्बिट्रेशन इज मेड, अ कॉपी मस्ट बी सेंड टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जब कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो जाता है ना, बिफोर गवर्नमेंट रेफरेंस मस्ट बी सेंड टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, विच वो उसको, सिंपल सी बात है, अगर उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट हो गया, मैंने बता दिया, उसकी कॉपी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजते हैं, और जो गवर्नमेंट है वो उसको ऑफिशियल गैजेट में छापती है, और उसी के जब वो छापेगी उसी के बाद उसको बाइंडिंग बोला जाएगा। एंड आर्बिट्रेशन अवार्ड बिकम इन्फोर्सेबल इन द सेम मैनर एज, किसकी तरह, अ ट्रिब्यूनल अवार्ड। ठीक है, जो ट्रिब्यूनल, जो लेबर कोर्ट, नेशनल ट्रिब्यूनल, भैया वो जो डिसीजन दे रही है, जैसे वो बाइंडिंग होता है ना, सिमिलरली आर्बिट्रेशन, जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है वो भी बाइंडिंग होता है। आर्बिट्रेशन अवार्ड मतलब कोई बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, है ना, या फिर कोई एजुकेटिंग ऑफिसर, सॉरी, वो अगर कोई डिसीजन दे रहा है तो वो भी एग्जैक्टली सेम तरीके से वैलिड होगा, लाइक आफ्टर 30 days ऑफ पब्लिकेशन। ये मैंने 50 बार बता दिया ऊपर, अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अ लेबर कोड डील्स प्राइमरीली विथ, लेबर कोड किससे डील करता है भैया, 2 टाइप के शेड्यूल्स होते हैं, 2 मैटर्स जो होते हैं ना, जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में जितने भी मैटर्स हैं उनको बांटा गया है। सो जो लेबर कोड होता है ना, वो किन से डील करता है, मैटर्स इन द सेकंड शेड्यूल। ठीक है ना, समझ में आ गया, लेबर कोड किससे डील करता है, मैटर्स इन द सेकंड शेड्यूल। तो सेकंड शेड्यूल में सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, लाइक डिस्चार्ज, डिसमिसल, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, लीव, वेजेस, ये सेकंड शेड्यूल में है। थर्ड शेड्यूल में कौन है, इसमें इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सब्जेक्ट्स। ठीक है ना, सो लेबर कोड जो डील करता है सेकंड शेड्यूल में, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल डील करता है थर्ड शेड्यूल में। ठीक है, इसमें वेजेस, अलाउंसेस, बोनस, आवर्स, ये सारी चीज़ें। इफ पार्टीज टू अ डिस्प्यूट इंक्लूड बोथ एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन इन मोर देन वन स्टेट, रेफरेंस शैल बी मेड टू मोर देन वन स्टेट। सो किसके पास जाएगा, नेशनल ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, सिंपल सी बात है, अगर मल्टीपल स्टेट इन्वॉल्व है तो। फॉर अ स्ट्राइक टू बी लीगल इट मस्ट बी ऑल ऑफ दी अबव, भाई सारे हैं। इलीगल स्ट्राइक वही बोली जाएगी भैया, नोटिस देना पड़ेगा, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में 40 days का नोटिस है, स्टैंडिंग ऑर्डर से, सारी चीज़ें एक्जैक्टली सेम है यार। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पावर टू इंटरप्रेट द प्रोविजंस ऑफ एन अवार्ड। हाँ, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई भी डिसीजन, अगर नेशनल ट्रिब्यूनल ने कोई भी अगर डिसीजन दिया हुआ है, लेबर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया हुआ है, कोई अवार्ड दिया हुआ है, उसके किसी प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन को लेके अगर कोई दिक्कत आ रही है दोनों पार्टीज़ के बीच में, तो उसको वापस रिवाइज कौन कर सकता है, या फिर उस पर सुनवाई कौन कर सकता है, कोई लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ही करेगा जिसने वो डिसीजन दिया हुआ है। ठीक है, इफ अ डाउट अराइजेस एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी अवार्ड और सेटलमेंट, द सेम लेबर कोड और ट्रिब्यूनल दैट मेड द अवार्ड कैन क्लैरिफाई द मीनिंग। If a workman is discharged for misconduct during conciliation and the employer does not seek approval, such dismissal is। अगर कोई वर्कमैन को डिस्चार्ज कर दिया है कि मिसकंडक्ट, ठीक है, मिसकंडक्ट की वजह से, लाइक ड्यूरिंग कंसिलिएशन, और एम्प्लॉयर ने अगर उसका कोई अप्रूवल नहीं लिया है उस अथॉरिटी से, सो ऐसे डिसमिसल को क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा भैया, नहीं माना जाएगा। ये मैंने ऊपर पढ़ लिया है, डिसमिसल ऑफ एनी वर्कमैन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन विदाउट परमिशन वॉइड है। कंसिलिएशन ऑफिसर पावर्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ, किसकी तरह होती हैं, कंसिलिएशन ऑफिसर्स की पावर सिविल कोड की तरह होती हैं। जो कंसिलिएशन ऑफिसर्स के पास सिविल कोड की पावर्स होती है, लाइक वो विटनेस बुला सकते हैं, अटेंडेंस, डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हैज़ जुरिसडिक्शन ओवर, किसके ऊपर है,
ये हमने पढ़ लिया था ना, वेज फिक्सेशन, बोनस और अलाउंसेस मैटर्स इन थर्ड शेड्यूल। लेबर कोड के पास पावर किस में है, किसके रिगार्डिंग है, मैटर्स इन सेकंड शेड्यूल, और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास मैटर्स इन थर्ड शेड्यूल। सो मैटर्स इन थर्ड शेड्यूल इसके ऊपर कौन करेगा, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल करेगा। याद रख लेना, लेबर कोड किस पे करेगा, सेकंड शेड्यूल मैटर्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल थर्ड शेड्यूल मैटर्स। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द ऑपरेशन ऑफ एन अवार्ड मे बी सस्पेंडेड बाय गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस। नेशनल इमरजेंसी में गवर्नमेंट जो है सस्पेंड कर सकती है बाय नोटिफिकेशन। ऑलराइट, सो हमने सारे MCQs इसमें कवर कर लिए हैं। 50 MCQs तो नहीं, 14 हमने एक्स्ट्रा कर लिए हैं इसमें। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कोशिश करी है कि कवर हो जाएं। बाकी कमेंट्स में आप लोग अपना रिस्पांस प्लीज़ दीजिएगा कि कैसी आप लोग को ये वीडियोस लग रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय।